प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ पदयात्रा किए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के पदयात्रा किए हैं, साथ निर्मला देश पांडे जी के भी साथ हमने किया है। ये मेरा पहले उनके सह प्रतीक के रूप में चला करते थे। सत्ता पर काबिज नहीं करना, जनहित की बात करना कि जनहित, तो आज जनहित को इग्नोर किए हुए हैं सभी राजनेता, बुरा नहीं मानिएगा। जहीं शाम हो जाए वहीं रुक जाते थे, चाहे जंगल हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ होता था वहीं रुक जाते थे। हमने जो देखा नॉर्थ ईस्ट में झंडा के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति और देश के प्रति इतना प्रेम प्यार, जब हम कंधे पर झंडा लेके चलते थे तब बच्चे जय हिंद भारत माता की जय के करके अभिवादन किया करते थे। जय भीम नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और हमारे साथ एक चचा हैं जो बैठे हुए हैं आत्मशुद्धि हेतु अनशन के लिए, और इन्होंने 1 वर्ष 5 दिनों में 17,200 किलोमीटर की भारत में पैदल यात्रा की है। कैसा इनका यात्रा रहा, इनसे खुद हम चल के बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ और 26 जनवरी 2022 को पटना से पद यात्रा के लिए प्रारंभ किए थे। और अभी तक हम 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित राज्यों पद यात्रा कर चुके हैं। और इसके पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ पद यात्रा किए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के पद यात्रा किए हैं, साथ निर्मला देश पांडे जी के भी साथ हमने किया। ये मेरा पहले उनके सह प्रतीक के रूप में चला करते थे। आबर जब हम देखा कि देश में जो स्थिति और परिस्थिति है वह विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है, तो मेन है मेरा फोकस युवाओं पर। तो युवाओं को मेन चीज़ मना स्थिति को हम समझने निकले थे पूरे देश। क्या क्या समझे, क्या क्या कठिनाई आई? हाँ, नहीं कठिनाई भी कुछ नहीं है, हल्का फल्का जो कठिनाई आई वो तो जीवन में होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना घटी, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं जहाँ की वो असामाजिक तत्व के थे, वो सब वर्णन करने की बात नहीं। बाकी हमने जो देखा नॉर्थ ईस्ट में कि लोगों के साथ बच्चे में झंडा के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति और देश के प्रति इतना प्रेम प्यार माने कह नहीं सकते, बहुत अधिक प्रेम। जब हम कंधे पर झंडा लेके चलते थे तब बच्चे जय हिंद भारत माता की जय के करके अभिवादन किया करते थे, नारे लगाते। हाँ, नारे लगाते थे। बच्चे छोटे बच्चे स्कूल में जाएं तो वो भी बच्चे के वही हाल है। माने बहुत अच्छा नॉर्थ ईस्ट में, बहुत अच्छा। बाकी जैसे वहाँ हमको कठिनाई हुई भाषा समझने में, साउथ में तमिल नहीं जानते हैं हम कन्नड़ नहीं जानते हैं, है ना। तो इस तरह के वहाँ भाषाएं समझने में बहुत कठिनाई, बहुत माने गूंगा बहरा की तरह हम बात करते थे, समझते थे नहीं। रुकते थे कहाँ? रोड पर जहीं शाम हो जाए वहीं रुक जाते थे, चाहे जंगल हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ होता था वहीं रुक जाते थे। खाना पीना अपना खाइए। अपना खाते थे या लोग देते? नहीं, लोग देते भी थे, अपना खा भी ले दिया। अब अनुभव लेकर आए भारत घूम के? बहुत अच्छा है अनुभव, ठीक है। युवाओं को मेन चीज़ है कि आज तक देश में जितनी भी क्रांति हुई या आज़ादी हुई है वो युवाओं ने किया है, लेकिन युवाओं को लोग तवज्जो नहीं दिया। तो आज मैं कहता हूँ कि जो लीडर जैसे होते हैं ना, लीडर, तो युवाओं का लीडर होते हैं हमारे बुजुर्गान, बुरा नहीं मानिएगा। जबकि हमारा नौजुवक इतना ऊर्जावान, उसके बावजूद 75 वर्षों से हमारे देश के जो ढलते हुए उम्र वाले सत्ता पर काबिज हैं किसी न किसी तरह से, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी दुर्भाग्य की बात है। 75 वर्षों से तो हम इस चाहते हैं कि जो नौजवान हमारे हैं वो आगे आएँ, और जब क्रांति हुई है तो अग्रणी भूमिका युवा निभाए है, चाहे अंग्रेज़ों की लड़ाई में हो, जैसे शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जेपी मूवमेंट में भी 1977 में भी। एक बात बताइए बाबा, आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन भारत अभी भी पीछे ही है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ बढ़ा हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, उसका कारण यह क्या है कि कोई भी राजनीतिज्ञ जो हैं आदमी, उनको एक आविष्कारक की सोच रखनी चाहिए, न कि ये सत्ता पर जो करते हैं किसी न तरह किसी से सत्ता काबिज कर लेते हैं। वह ईमानदारी नहीं है, वह बेईमानी नहीं है, बेईमानी है।
और यह बहादुरी नहीं है, सत्ता पर काबिज नहीं करना, जनहित की बात करना कि जनहित। तो आज जनहित को इग्नोर किए हुए हैं सभी राजनेता, बुरा नहीं मानिएगा। जो कह रहे हैं जितने भी हैं अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। पहले सभी अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थी हो गए नेता। तो वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम जब भी राजनेता को एक आविष्कारक की सोच रखने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगी, ऐसे नहीं। तो हम अपील करेंगे युवाओं से कि युवाओं अग्रणी भूमिका निभाए, और अग्रणी भूमिका जब निभाएंगे तभी आप जो कहते हैं विश्व गुरु या फलान, तो वह ला सकता है, तो नौजवान ला सकता है। अनशन पर बैठने का क्या है आपका मकसद? अनशन पर बैठने का जैसे 8 गो पॉइंट है मेरा जो घूमे, तो लोगों को कहना था कि ये सब चीज़ की मांग किया, तो उसको हमने 8 पॉइंट आइए इसमें देखिए लिखा हुआ पहला नंबर कि देश में परिवर्तन हो, व्यवस्था में, राजनीति में नहीं हम कह रहे हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जो पढ़ लिख गए हैं उन्हें रोज़गार चाहिए या नौकरी चाहिए, अगर नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित की जाए। जिस चुनाव जो हो वह सरकारी खर्चे पर हो, इसलिए कि जो गरीब गुरबा हैं या वंचित समुदाय के हैं वो सदन नहीं पहुंचेंगे। सदन आज पहुंचेंगे वही जो बड़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति, जिनको सरकारी खर्चे पर चुनाव होना चाहिए। जिस तरह हमारे सरकारी कर्मचारियों का उम्र सीमा तय है, निर्धारित है, उसी तरह हमारे राजनेताओं का भी उम्र सीमा निश्चित होनी चाहिए। वैसे हमारे जैसे सफ़ेद बाल वाले हैं और फिर भी हम चुनाव, तो उनको उम्र सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए। जो ये पेंशन लेते हैं दोहरा, एमएलए हुए, एमएलसी हुए, एमपी हुए, राज्यसभा जो भी हुए, तो आपको पेंशन ही दोहरी ले, वह दोहरी पेंशन को समाप्त होनी चाहिए। फिर है देश हित में, लोक हित में प्रधानमंत्री का चुनाव या मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होना चाहिए, ताकि विधायकगण हो या सांसदगण हो वह अपने लाभ और हित के लिए उन पर प्रेशर ना बना सके, मजबूर ना कर सके। तो विजय कुमार थे अनशन पर बैठे हुए, इनके 8 मांगे हैं। क्या आप सोच रखते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब।